नमस्कार, मैं सोनिका चौधरी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद सोनिका चौधरी में। एनसीईआरटी किताबों की जो श्रृंखला हमने प्रारंभ की थी, आज हम कक्षा 7 अध्याय 9 सामाजिक विज्ञान की पुस्तक हमारा अतीत के अध्याय नंबर 9 का अध्ययन करेंगे। और राजस्थान के सभी जो कंपटीशन एग्जाम है, यह एनसीईआरटी किताबें उन सभी में उपयोगी साबित होगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण, चेर और मलयालम भाषा का विकास। इसमें चेर और मलयालम भाषा का विकास यानी जो क्षेत्रीय संस्कृतियां विकसित हुई थी उनके बारे में बताया गया है। महोदयपुरम का चेर राज्य प्रायद्वीप के दक्षिण पश्चिम भाग में, जो आज केरल राज्य का हिस्सा है, वहां यह 9वीं शताब्दी में स्थापित हुआ था। यानी जो महोदयपुर है वो चेर राज्य का हिस्सा था और यह वर्तमान में कहाँ है? केरल राज्य में। मलयालम भाषा इस इलाके में बोली जाती थी। मलयालम भाषा इस इलाके में क्या थी? बोली जाती थी। शासकों ने मलयालम भाषा एवं लिपि का प्रयोग अपने अभिलेखों में किया। वस्तुतः मलयालम पहली क्षेत्रीय भाषा थी जिसका प्रयोग अभिलेखों में किया गया था। यानी सबसे पहले किस भाषा का अभिलेखों में प्रयोग किया गया? क्षेत्रीय भाषा का। किसका? मलयालम का। अब नेक्स्ट है चेर लोगों ने संस्कृत की परंपराओं से भी बहुत कुछ ग्रहण किया था, क्योंकि प्राचीन जो भारत का एरिया था वो सभी जगह क्या थी? संस्कृति थी मुख्य भाषा। तो जो चेर लोग थे उन्होंने संस्कृत की जो परंपराएं थे उनसे भी बहुत कुछ ग्रहण किया था। केरल का मंदिर रंगमंच, जिसकी परंपरा इस युग तक खोजी जा सकती है, संस्कृत के महाकाव्यों पर आधारित है। यानी जो केरल के जो मंदिर है, तो मंदिर रंगमंच एक परंपरा है, तो वो अभी तक यानी जो संस्कृत के महाकाव्यों पर आधारित थी वो अभी भी खोजी जा सकती है कि हाँ यह अभी भी वहां मिलेगी। लीला तिलकम ग्रंथ, जिसका विषय क्या है? व्याकरण एवं काव्य शास्त्र है। अब लीला तिलकम एक ग्रंथ है, उसका विषय क्या है? व्याकरण एवं काव्य शास्त्र। मणि प्रावलम शैली में लिखा गया था। कौन सी शैली में लिखा गया था? मणि प्रावलम शैली में। अब मणि प्रावलम किसको कहा गया है? हीरा और मूंगा, जो यहाँ दो भाषाओं, कौन सी भाषा? संस्कृत और क्षेत्रीय भाषा। यानी हीरा किसको कहा है? संस्कृत भाषा को, और मूंगा किसको कहा है? क्षेत्रीय भाषा के साथ प्रयोग की ओर संकेत करता है। अब संस्कृत भाषा का इतना महत्व था कि उसको किससे संबोधित किया गया है? हीरा से संबोधित किया गया है। शासक और धार्मिक परंपराएं, क्षेत्रों में क्षेत्रीय संस्कृति या क्षेत्रीय धार्मिक परंपराओं से विकसित हुई थी। जैसे पुरी उड़ीसा में किसका मंदिर है? जगन्नाथ का संप्रदाय। यानी जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ क्या है? दुनिया का मालिक, जो भगवान विष्णु का एक पर्यायवाची भी है। यानी जो जगन्नाथ का है वो किसका है? भगवान विष्णु का ही। और यह कहाँ है? पूरी उड़ीसा में जगन्नाथ जी का मंदिर। 12वीं शताब्दी में गंग वंश के एक अत्यंत प्रतापी राजा अनंत वर्मन ने पुरी में पुरुषोत्तम जगन्नाथ के लिए मंदिर बनाने का निश्चय किया था। यानी जो पुरी जो उड़ीसा में स्थित है, वहां किसका मंदिर है? पुरुषोत्तम जगन्नाथ का। और यह मंदिर निर्माण करने का निश्चय किसने किया था? गंग वंश के शासक अनंत वर्मन ने किया था कि मैं यहाँ एक मंदिर का निर्माण करूंगा।
1230 में राजा अनंग भीग तृतीय, कौन था? अनंग भीग तृतीय ने अपना राज्य पुरुषोत्तम जगन्नाथ को अर्पित कर दिया और स्वयं को जगन्नाथ का प्रतिनियुक्त घोषित किया। एक राजा था, क्या नाम था? भीग तृतीय। इसने क्या किया? खुद को जगन्नाथ का प्रतिनियुक्त घोषित कर दिया और अपना सभी जो राजपाट था जगन्नाथ भगवान को समर्पित कर दिया। अब जो ऊपर पड़ा है उसमें से एक प्रश्न है कि किस क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग सबसे पहले अभिलेखों में किया गया था? यानी जो अभिलेख लिखे गए थे सबसे पहले किस क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग किया गया था? राजपूत और सूर्य वीरता की परंपरा। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश लोग उस क्षेत्र को जहां आज का अधिकांश राजस्थान स्थित है उसको क्या कहा जाता था? राजपूताना कहा जाता था। यानी 19वीं शताब्दी तक राजस्थान का कोई एक प्रॉपर नाम नहीं था जिसे हम आज राजस्थान के नाम से जानते हैं। लगभग 8वीं शताब्दी से आज के राजस्थान के अधिकांश भाग पर विभिन्न परिवारों के राजपूत राजाओं का शासन रहा, जैसे पृथ्वीराज चौहान भी एक ऐसे ही शासक थे। राजपूत सूरवीरों की कहानियां काव्य तथा गीतों में सुरक्षित है। यह विशेष रूप से चारण भाटों द्वारा गाई जाती है। जो राजपूत योद्धा थे उनकी जो वीरता की कहानियां हैं वो कहाँ मिलती है? काव्य और गीतों में आज भी क्या है? सुरक्षित है। और ये गीत कौन गाते हैं? चारण और भाट गाते हैं। जैसे चंद्रवरदाई द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो, यह एक ग्रंथ था, इसमें भी ये बातें क्या है? सुरक्षित है। और पृथ्वीराज जो रासो के जो रचयिता थे चंद्रवरदाई, वो भी क्या थे? एक चारण कवि थे। जैसे महाराणा प्रताप, उनके भी गीत अभी भी उदयपुर और उधर के क्षेत्रों में आज भी गाए जाते हैं। राजपूत स्त्रियां अपने सूरवीर पतियों का जीवन मरण दोनों में अनुकरण करती थी। सती प्रथा यानी महिलाओं द्वारा अपने मृतक पतियों की चिता पर जिंदा जल जाने की प्रक्रिया की प्रथा का भी कुछ कहानियों में उल्लेख किया गया है। जो राजपूत स्त्रियां थी वो क्या करती थी? अपने पति का जीवन और मरण दोनों में अनुसरण करती थी। जब युद्ध होता था तो जब सूरवीर शहीद हो जाते थे या मर जाते थे तो क्या करती थी? उनकी जो रानियां थी वो सती हो जाती थी। जैसे रानी पद्मावती ने भी क्या किया था? सती हुई थी, जोहर किया था। उनके साथ कितनी महिलाएं थी? 1600 महिलाओं ने इनके साथ जोहर किया था, यानी वो सती हो गई थी। अब संरक्षकों के लिए चित्रकला लघु चित्रों की परंपरा। मुगल बादशाह अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने अत्यंत कुशल चित्रकारों को संरक्षण प्रदान किया था, यानी चित्रकला। अब मुगल बादशाह अकबर ने भी किया था, जहांगीर, शाहजहां सभी ने क्या किया था? जो चित्रकार थे उनको संरक्षण प्रदान किया था। हुमायूं के दरबार में दो महानतम चित्रकार मीर सैयद अली और ख्वाजा अबू समद ने सेवाएं दी थी। अब 2020 का फर्स्ट ग्रेड का पेपर हुआ था, जो 3 जनवरी को पेपर था, जो हिंदी ग्रुप का, तो उसमें ये वाला प्रश्न आया था कि हुमायूं के दरबार में कौन से चित्रकार थे? तो कौन से चित्रकार थे? चित्रकार मीर सैयद अली और ख्वाजा अबू समद ने सेवाएं दी थी। ये चित्रकार अकबर के, ये हुमायूं के दरबार में थे। अब अबुल फजल की आईने अकबरी में चित्रकारों के नाम, यानी जो आईने अकबरी है वो किसकी है? अबुल फजल की। तो उसमें चित्रकारों के नाम दे रखे हैं। अब नाम क्या क्या है? दसवंत, बसावन, केशव, मुकुंद, फारूक, जगन, महेश आदि नामों का उल्लेख मिलता है।
दसवंत के चित्र रज्जमनामा। अब दसवंत के चित्र कहाँ मिलते हैं? रज्जमनामा नामक पांडुलिपि में मिलते हैं। रज्जमनामा मुगल चित्रकला के इतिहास का मील का पत्थर मानी जाती है। अब मुगल इतिहास का जो चित्रकला का है उसमें मील का पत्थर कौन सी मानी जाती है? रज्जमनामा। अब दसवंत की प्रमुख कृतियां, किसकी कृतियां? दसवंत की। तो इसने क्या किया था? खानदाने तैमूरिया व तुतीनामा, ये इसके चित्रित ग्रंथ हैं। अब अकबर के समय का सर्वोत्कृष्ट चित्रकार बसावन था। यानी अकबर के समय का कौन था? बसावन था। और उसकी प्रसिद्ध कृति क्या थी? लैला मजनू जो नहीं थे, उसने मजनू का चित्र बनाया था, को दुबले पतले घोड़े पर निर्जन क्षेत्र में भटकता हुआ दर्शाया गया है। अब नेक्स्ट है जहांगीर। और जहांगीर चित्रकला का इतना पारखी था कि अगर एक चित्र किसी अलग अलग बंदे ने बनाया है, कि जैसे आंख किसी ने भी बनाई है, नाक किसी और ने बनाई है, तो जहांगीर बता देता था कि यह किसने बनाई है। जहांगीर चित्रकला का बहुत बड़ा पारखी था। जहांगीर के समय प्रमुख चित्रकार उस्ताद मंसूर अबुल हसन प्रमुख थे। कौन से प्रमुख थे? मंसूर अबुल हसन प्रमुख थे। अब बाद में शाहजहां ने स्थापत्य कला में ज्यादा रुचि ली थी, चित्रकला में नहीं। और औरंगजेब के समय चित्रकला जो थी वो क्षेत्रीय जो स्थान थे वहां चली गई थी, क्योंकि औरंगजेब ने संगीत चित्रकला सभी पर रोक लगा दी थी। तो तब क्षेत्रीय जो शैलियां हैं इनका विकास हुआ था। जैसे मेवाड़, जोधपुर, बूंदी, कोटा, किशनगढ़, राजस्थान जैसे केंद्रों में पौराणिक कथाओं तथा कार्यों के विषयों का चित्रण किया गया है। 17वीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में हिमालय की तलहटी में लघु चित्रकला की एक साहसपूर्ण एवं भावपूर्ण शैली का विकास हुआ, जिसे बहुशैली शैली कहा जाता है। इस शैली की लोकप्रिय चित्रित रसमंजरी है, जो किसकी पुस्तक है? भानुदत्त की रसमंजरी। यानी पहले किसका विकास हुआ? क्षेत्रीय शैलियों का। और हिमालय की तलहटी में एक शैली का विकास हुआ था, उसको क्या कहते हैं? बसोहली शैली कहा जाता है। और इसका जो प्रसिद्ध ग्रंथ है वो कौन सा है? भानुदत्त की रसमंजरी है। अब आपके लिए एक प्रश्न है जो अभी ऊपर पढ़ा था उसमें, कि जो मजनू का प्रसिद्ध चित्र है वो किसने बनाया था? कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और इस चैनल पे सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड हिंदी सब्जेक्ट की एक वीडियो की श्रृंखला भी चल रही है, तो वो भी आप देखें अगर आप सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड हिंदी के स्टूडेंट हैं तो। 1739 में नादिर शाह के आक्रमण और दिल्ली विजय के परिणाम स्वरूप मुगल कलाकार मैदानी इलाकों की अनिश्चितताओं से बचने के लिए पहाड़ी क्षेत्रों में चले गए। तो वहां चित्रकारी की कांगड़ा शैली का विकास हुआ, विकसित हुई। और कांगड़ा शैली के प्रेरणा का स्रोत क्या था? वैष्णव परंपराएं थी। यानी जब नादिर शाह ने आक्रमण किया था 1739 में दिल्ली पे, तो जो वहां के कलाकार थे उनको पता चल गया था भी अब मुगल साम्राज्य का क्या होने वाला है, पतन होने वाला है। तो वो कहाँ चले गए थे? पहाड़ों में चले गए थे। तो वहां कौन सी शैली का विकास हुआ था? कांगड़ा शैली का विकास हुआ था। बंगाल नजदीक से एक नजर। 4वीं शताब्दी के दौरान गुप्तवंशीय शासकों ने उत्तरी बंगाल पर अधिकार किया और वहां ब्राह्मणों को बसाना शुरू किया। यानी 4वीं शताब्दी में गुप्त वंश के जो शासक थे उन्होंने बंगाल पर अधिकार कर लिया था। जो कई क्षेत्र थे जहां आबादी कम थी, तो उन्होंने क्या किया? वहां ब्राह्मणों को बसाना प्रारंभ कर दिया। 7वीं शताब्दी
में चीनी यात्री ह्वेनसांग ने पाया कि बंगाल में सर्वत्र संस्कृत से संबंधित भाषाओं का प्रयोग हो रहा था। यानी जब ह्वेनसांग बंगाल गया था तो उसने क्या देखा कि यहाँ जो संस्कृत से संबंधित भाषाएं हैं वही सभी बोली जा रही है। 1586 में अकबर ने बंगाल पर अधिकार किया और उसे अपना एक सूबा बना लिया था। उस समय प्रशासन की भाषा क्या थी? फारसी थी, लेकिन बंगाली एक क्षेत्रीय भाषा के रूप में विकसित हो गई थी। यानी बंगाल में कौन सी भाषा बोली जा रही थी? एक क्षेत्रीय भाषा बोली जा रही थी। मुगलों ने बंगाल को अपनी राजधानी मुगलों ने बंगाल की राजधानी ढाका नगर को बनाया था। यानी मुगलों ने बंगाल की राजधानी किसको बनाया था? ढाका को बनाया था। अब प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। अनंत वर्मन कहाँ? उड़ीसा। अब जगन्नाथ मंदिर कहाँ है? पुरी। मोहद्देपुरम केरल में। लीला तिलकम जो एक ग्रंथ था केरल में। मंगल काव्य ये किस से लिखा है? कांगड़ा से लिखा। और लघु चित्र शैली कहाँ की थी? बंगाल की। अब नोट, कथक। अब कथक राजस्थान के दरबार और लखनऊ के नवाब इस नृत्य शैली के प्रमुख संरक्षक थे। यानी कथक शैली जो थी उसके प्रमुख संरक्षक कौन कौन से दरबार थे? राजस्थान के दरबार और लखनऊ के दरबार। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।